मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के हिस्ट्री के वे बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड के या तो अदर स्टेट के बच्चे जो हैं और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो यदि वे सभी बच्चे जो हैं अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो उन सभी के लिए आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम चलता है और इंग्लिश मीडियम के लेक्चर बहुत ही कम है। आप लोग पार्टिकुलरली किसी भी स्टेट के लिए जो इंग्लिश मीडियम के लेक्चर हैं किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम है या हैं भी तो वो पेड है। तो डिस्टेंस लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बनाई जा रही है, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा क्योंकि सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक हैं। अभी आप जब प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेम द बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर। देखिए अकबर के द्वारा बनाया गया जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वो कौन कौन सी हैं। नेम द बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को। द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग बिल्ट बाई अकबर। देखिए कौन कौन है। जहांगीरी महल की बात हो गई, फतेहपुर सिकरी महल की बात हो गई, जोधाबाई महल की बात हो गई, जामा मस्जिद की बात हो गई, पंच महल की बात हो गई, मरियम की कोठी की बात हो गई। तो ये सभी के सभी जो हैं वो बिल्ट बाई अकबर हैं। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण कुछ ये हैं जैसे बुलंद दरवाज़ा हो गया, ये सभी चीज़ें भी जो है जो कहीं विजय पाते थे तो कुछ ना कुछ यादगार के रूप में बनाते थे ना। वैसे ही देखिए यहाँ पर अकबर के द्वारा जो बिल्ड किए गए जो महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए किसी दो का भी नाम, तीन का नाम लिख देंगे तो पर्याप्त रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर 4 5 6 लोगों को लिख भी दे रखा है। जहांगीरी महल देखिए हो गया डिस्टेंस, फतेहपुर सिकरी महल हो गया, जोधाबाई महल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, पंच महल हो गया, मरियम की कोठी हो गया। तो ये सभी के सभी जो है बिल्डिंग है वो बिल्ड किया गया है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बनवाया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल पेंटिंग। तो लिसन्स बता रहे हैं, मतलब पूछा गया प्रश्न में कि मुगल जो पेंटिंग है उसकी क्या विशेषता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुगल पेंटिंग। आइए बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों से। द फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट जो हो जाएगा इसमें डियर स्टूडेंट्स, द सब्जेक्ट्स ऑफ मुगल स्टाइल पेंटिंग वियर कार्टियस मैग्निफिकेंस द इंटरेस्टेड ऑफ द एम्पर रिमांड। डियर देखिए पहला महत्वपूर्ण जाएगा, उसमें क्या होते थे महत्वपूर्ण से जो एम्पर जो थे सम्राट वगैरह थे उन लोग के लिए मुख्य रूप से था और उनके मैग्निफिकेंस को किया गया था और वो इंटरेस्टेड रहते थे जो एम्पर, तो और भी ज़्यादा इसमें विकास हुआ था पेंटिंग का, एक्सेट्रा वगैरह होगी। दूसरा देखिए मोस्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड आर मेड ऑन पेपर। देखिए जो भी इस समय की पेंटिंगें थी, चित्रकारी थी, वो मुख्य रूप से पेपर पर बनाई जाती थी। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड आर मेड ऑन पेपर। अपार्ट फ्रॉम दिस पेंटिंग हैव आल्सो बीन मेड ऑन क्लॉथ मूरल्स एंड एवोरी। देखिए कपड़ों पर भी बनाए जाते थे, नक्काशी वगैरह पर भी बनाए जाते थे। तो ऐसे कई तो कलाकारियाँ थी जो कि मुगल पेंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है ना लिसन्स, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखा जाए तो मुगल पेंटिंग का सबसे ज़्यादा जो जहांगीर के शासनकाल में जो रहा है उसमें मुगल पेंटिंग को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। ठीक है ना लिसन्स, याद रखिएगा इस बात को कि जो कौन जहांगीर थे यानी मुगल सम्राट जहांगीर जब था तो उन्हीं के शासनकाल में मुगल पेंटिंग को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्क्रिप्शन। देखिए रिकॉर्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड है, इंस्क्रिप्शन आर कॉल्ड रीडिंग मटेरियल मेड ऑन रिलेटिव्स हार्ड सर्फेसेज लाइक स्टोन और मेटल। इट हैज़ बीन इन यूज सिंस एंसेंट टाइम। देखिए सिंस अगर बात करें हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में तो ये क्या होता है, एक तरीके से इंस्क्रिप्शन आर कॉल्ड रीडिंग मटेरियल मेड ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। देखिए रीडिंग मटेरियल के रूप में होते हैं और मेड ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल के द्वारा ये मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। इट हैज़ बीन इन यूज सिंस एंशिएंट टाइम। देखिए बहुत पहले समय से, बहुत ही एंशिएंट टाइम से जो है इनका यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, जिसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से, ये ऐसा नहीं कि अभी बना दिए गए हैं, बहुत ही प्राचीन है, बहुत पहले से ये ऑलरेडी उपस्थित हैं। चलिए डिस्कशन हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की। लेकिन बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थोड़ा सा भी लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डिस्कशन मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 250। तो उस नंबर से आप वैसे मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए, वो भी बिल्कुल फ्री में, और पाइए नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर और जितने भी मोटिवेशनल आपके लिए रहेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, सभी की सभी जो मटेरियल होंगे वो फ्री मिलेंगे। तो डिस्टेंस बस आपको कुछ भी नहीं करना है, उस नंबर पर जाकर आपको बस छोटा सा एक मैसेज करना है, तुरंत आप लोग को ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। तो बिल्कुल जो ये व्यवस्थाएं मिल रही हैं आप लोग का इसका भरपूर लाभ उठाइए।
खुद भी लाभान्वित हुई और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। चलिए हिस्ट्री के बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। दोस्तों देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन मार्च 1919 इन मुंबई बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली मुस्लिम ब्रदर्स। देखिए दोस्तों कभी कभी पूछता है कि इसका ओरिजिन कौन था, जो ये खिलाफत मूवमेंट जो किया गया था। तो इसमें दो मुस्लिम बंधु थे जिनका नाम क्या था, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है ना। याद रखिएगा ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट को कराया कौन था। तो मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के जो अली बंधु थे उन्हीं के द्वारा ये कराया गया था, ठीक है ना। इन इंडिया देयर वाज ए पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट मेनली रन बाय द मुस्लिम्स। देखिए ये मुख्य रूप से कहा जाए तो पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट के रूप में भी इसको देखा जाता है, जो कि मुस्लिमों के द्वारा है मुख्य रूप से मेनली इसको स्टार्ट किया गया था। द पर्पज ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू इस्टेब्लिश पुणे ऑन द खलीफा ऑफ तुर्की। देखिए खलीफा का तुर्की के जो खलीफा थे उनके खिलाफ जो वहाँ पर ब्रिटिश शासन ने अपना लगाया हुआ था, प्रहार किया था, जो अपना उन लोगों ने किया था, तो उसी के विरोध में देखिए ये पूरा का पूरा मतलब जो था एकजुटता देखने को मिली थी। कंसीडर द हेड ऑफ सुन्नी इस्लाम। देखिए इस्लाम में भी जब बढ़ता है तो शिया और सुन्नी की बात होती है। तो इसमें जो सुन्नी समुदाय के लोग थे उन लोगों ने क्या किया, खलीफा तुर्की के खलीफा थे उनके समर्थन में अपना जहाँ जहाँ से वो लोग थे वहाँ वहाँ से उन लोगों ने प्रदर्शन प्रारंभ किया। तो उसी में देखिए यहाँ पर भी स्टार्ट किया गया था। हैड टू पुट प्रेशर ऑन। इसीलिए लोगों ने दबाव बनाने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार को हम लोग अपने यहाँ से भी उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, तुर्की के खलीफा का अपमान किया या इनके साथ ऐसे किया गया है, इनको मार दिया गया, जो भी इनके प्रति किया गया है। तो सुन्नी इस्लाम ने मुख्य रूप से इनका सपोर्ट किया हुआ था। तो उसी के लिए अगर देखा जाए तो एक इंडिया में भी मूवमेंट देखने को मिला था जिसे खिलाफत मूवमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके जो बात करते हैं स्टार्टर के रूप में, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली और शौकत अली मुस्लिम ब्रदर्स थे। और ये डिस्कशन मुंबई में किया गया था और मार्च 1919 में किया गया था, ठीक है ना। 1919 वाला जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास के दृष्टिकोण से, अगर देखा जाए हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। तो ये चौथा प्रश्न है आप लोग का डिस्कशन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग आगे। देखिए कौन सा प्रश्न हम लोग का है, हु वाज अल बरूनी। अल बरूनी के बारे में बात हो रहा है कि अल बरूनी कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए जो भी विदेशी या फॉरेनर है जो इंडिया किस एम्पर के शासनकाल में इंडिया में आए हुए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी न किसी एक का पार्टिकुलरली पूछता है जरूर। उनकी रचनाएं जो है लिखी गई 1 2 3 4 5, तो उनकी रचनाएं भी पूछती कि वो जब आए थे तो क्या लिखे थे। तो ये प्रश्न भी हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु वाज अल बरूनी। देखिए अबू रयान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, इसका पूरा नाम जो था अल बरूनी, तो वाज ए पर्शियन स्कॉलर, ठीक है ना। पर्शियन स्कॉलर के रूप में बात करते हैं, राइटर के बारे में बात करते हैं, साइंटिस्ट। तो पर्शियन स्कॉलर, राइटर, साइंटिस्ट और थियोलॉजियन एंड थिंकर थे, विचारधारक थे, ठीक है ना। तो ये कौन थे, अल-बरूनी के बारे में बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल-बरूनी रॉट ए बुक कॉल्ड किताब उल हिंद डे ऑफ इंडिया इन 1038। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, डे ऑफ इंडिया नाम की यानी किताब उल हिंद नामक जो पुस्तक लिखी गई वो अल बरूनी के द्वारा ही लिखी गई। डे ऑफ इंडिया यानी उन दिनों में इंडिया की क्या बात थी, क्या हाल था, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या यहाँ की सुख सुविधाएं थी, क्या व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में उसने पूरा कवर करने का प्रयास किया। कौन, अल बरूनी ने। तो अल बरूनी का पूरा नाम याद रखिएगा और कौन था ये याद रखिएगा। और उसके द्वारा जो लिखी गई बुक है किताब उल हिंद, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिविजन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। डिस्क्राइब अशोकाज अटेम्प्ट एट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। डिस्क्राइब अशोकाज अटेम्प्ट एट पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के रूप में अशोक को क्यों याद किया जाता है, सम्राट अशोक को। अशोक देखिए रिलेशंस, अशोक टोल्ड अबाउट द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ही टाइड इट इन वन रिलीजन, वन लैंग्वेज एंड इन फैक्ट वन स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रह्मी, which is used in most of his inscriptions. In unifying the country, he respected non-Indian scripts like Kharosthi, Aramaic and Greek. देखिए दोस्तों ये जो था, बात करते हैं हम लोग अशोक के बारे में, तो अशोक ने क्या किया, पॉलिटिकल रूप से भी कंट्री को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया उसने। और उसने यहाँ पर इस प्रकार से लोगों को बांधने का प्रयास किया जिसमें कि वन रिलीजन में लोग हो जाएं, वन लैंग्वेज में हो जाएं और इनफैक्ट वन स्क्रिप्ट में हो जाएं, ठीक, जिसका नाम उसने दिया था ब्रह्मी, विच इज यूज इन मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, जिसमें कि उसके मुख्य रूप से जो विशेष रूप से उसके महत्वपूर्ण उसमें विचारधाराएँ लिखी गई थी और जिनको वो मानता था उनकी विचारधाराएँ लिखी गई थी। उन विचारधाराओं के आधार पर बनाया गया था इसे
तो इन यूनिटिंग द कंट्री ही रिस्पेक्टेड नॉन इंडियन स्क्रिप्ट्स लाइक खरोष्टी, अरेमिक एंड ग्रीक, जो ये था इन भाषाओं को भी उसने इसमें सम्मिलित किया हुआ था, और इस तरीके से उसने अपने जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को करने का प्रयास किया था। किसने? सम्राट अशोक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हम लोग आ चुके हैं अपने अपने लास्ट प्रश्न की, और ये प्रश्न भी जो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेन एंड वेयर डिड द काकोरी इंसिडेंट हैपेन? देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काकोरी जो कांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वेन एंड वेयर मतलब कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। आइए बात करते हैं हम लोग काकोरी इंसिडेंट के बारे में। दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू ए ट्रेन रॉबरी। देखिए एक ट्रेन रॉबरी के रूप में इसको याद किया जाता है। ये ट्रेन को लूटपाट से रिलेटेड ये घटना है, ट्रेन रॉबरी, विच स्टार्टेड फ्रॉम काकोरी ऑन 9 अगस्त 1925। देखिए 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी। द एगिटेटर्स हैड मेड ए प्लान टू रॉब दिस ट्रेन व्हेन द ट्रेन वाज अबाउट 8 मिल्स अवे फ्रॉम लखनऊ। 3 revolutionaries sitting in it stopped the car and looted the गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो यहाँ पर टुक कर गया था, वहाँ से पूरा उठा लिए थे। गवर्नमेंट ट्रेजरी जितने भी थे उनको पूरा क्या किया गया था? लूट लिया गया था। जैसे हम लोग के यहाँ क्रांतिकारी लोग जो उस समय थे तो उनके पास व्यवस्थाएं तो थी नहीं। भाई डंडा गोली से कब तक लड़ाई करेंगे आप? डंडा गोली लेके आप दौड़ रहे हैं, वहाँ पता चला दाएं से गोली मार दिया, काम खत्म हो गया। तो लोग देख कर इस चीज़ों को कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग के पास क्यों नहीं है। अब जब नहीं है तो हम लोग क्या करें? ब्रिटिश गवर्नमेंट से उसको लूटने का काम करेंगे। तो वही देखिए जब आ रही थी एक बार ट्रेन से लद कर, तो उसी काकोरी इंसिडेंट के तहत जब वह काकोरी घटना हुई तो उसी में लूटपाट करके वहाँ पर फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारियों ने ये कार्य किया हुआ था। ठीक है लेसन्स, तो लेसन्स हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया गया। लेसन्स जैसा भी आप लोग का फीडबैक रहेगा तो उसके साथ ही साथ हम लोग और भी बेहतर तरीके से वर्क करेंगे। लेकिन एक काम आप लोग को फिलहाल में ज़रूर करना है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड केयरिंग। तो डियर फ्रेंड्स इसे एक काम ज़रूर कीजिए, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए।